अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अतर काज़मी और आपके स्पेशल प्रोग्राम यानी प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका इस्तकबाल है। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए मुल्क के उन नामवर हस्तियों से गुफ्तगू करते हैं जिनके ज़रिए एक पैगाम जाता है लोगों तक के वो लोगों के लिए भी मिशले राह होते हैं और ख़ुसूसन उन लोगों के लिए कि जो दुनिया में कुछ काम करना चाहते हैं। उसमें गुफ्तगू उस बात पर भी है कि किस तरह से एजुकेशन को लेकर इल्म की शुआओं को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, या उन गुरबा और मसाकीन के लिए जिनके लिए शायद कोई सहारा न बने वो सहारा बनते हैं। मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हमने गुफ्तगू की है और इन मौक़ों पर उन्होंने जिन लोगों से भी बात की है उन्होंने अपनी गुफ्तगू के ज़रिए, अपनी पैगाम के ज़रिए लोगों को किस तरह से इनकरेज किया है ताकि कौम में निकल कर वो भी और तमाम दीगर हज़रात अपना जो कार-ए-नुमाया हैं वो अंजाम दें। आज इस कड़ी में एक अजीम तरीन शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले उनका तारुफ तो आपको दे दें। नाम है सैयद वफ़ा अब्बास रिजवी साहब। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं और कुछ सवाल उनके ज़बानी उनके सफ़र के बारे में और कैसे इस मुकाम तक पहुँचे हैं इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। बहुत खैर मक़दम, खुश आमदीद। खदीजा टीवी पर हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। वफ़ा अब्बास साहब, पहला सवाल तो ये बनता है कि इस मुकाम तक पहुंचने के साथ साथ जो सफ़र था उस जर्नी का मैं चाहूँगा कि आप शुरुआत से बताएं ताकि जो नाजरीन हमारे देख रहे हैं वो भी आपसे मिशले राह ले सकें और जो नौजवान हैं उनके अंदर भी एक ललक पैदा हो कि हम भी कम अज़ कम कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन अपने कौम को और अपने इदारों को दे सकते हों। देखिए, मेरा नाम वफ़ा अब्बास है और लखनऊ के पास एक कस्बा हुआ करता है नगराम, मौलालगंज के पास एक गांव नगराम है। तो नगराम से बेसिकली हम लोग रहने वाले हैं और नगराम में हमारे जो दादा रहे, ग्रैंडफादर हैं हमारे, अब तो उनकी इंतकाल हो गया है। तो हमारे ग्रैंडफादर साहब आज़ादी के बाद से लगातार 25 साल तक वहाँ पे प्रधान रहे और उस दौरान मैं तो थोड़ा छोटा था लेकिन मैंने महसूस किया कि किसी भी मज़हब के लोग हों, किसी फ़िरके के हों, सुन्नी हों, हिंदू हों, किसी भी मज़हब के लोग हों, ये सभी लोगों के साथ हमारे दादा का बहुत एक क्लोज रिलेशनशिप रहता था जी। क्योंकि जब वो 25 साल निर्विरोध रहे, आप समझते होंगे निर्विरोध का मतलब है कि कोई विरोध ही नहीं करता है, और उस गांव की आबादी बहुत बड़ी थी, वो कई गांवों को मिला के एक बड़ा बाद में टाउन एरिया बन गया। तो उससे मुझे महसूस हुआ कि सबको साथ लेकर चलने में ही हमारा सबका और पूरे देश का ही विकास होना है। तो वो एक बचपन से ही आ गया था दिमाग के अंदर। और उसके बाद फिर बीच की ज़िंदगी जो रही वो पढ़ाई और उसके बाद बिज़नेस हम लोग जो भी किया, फिर वो ऑल इंडिया लेवल पे कुछ एक्सपोर्ट काम भी किया। ये सब भाई मैं जो चाह रहा हूँ उसका एक सबसे अहम पहलू ये है कि एजुकेशन से शुरुआत, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारी फैमिलीज़ आज जो मुतासर हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं ख़ानदानी ज़मींदारी से शुरू होता है, ज़मीनें बहुत थीं। अब उसके साथ साथ एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ फैमिलीज़ में नहीं हुआ, लेकिन नगराम उन ख़ास जगहों में शुमार है जहाँ पर सादात की बस्तियाँ थीं और वो इल्म को आगे बढ़ाना चाहते। तो आपकी जो शुरुआती तालीम और तरबियत हुई वो किस तरह से हुई? वालिद साहब के साथ किस तरह का जुड़ाव रहा? देखिए, हमारे वालिद जो थे, क्योंकि गांव में ज़मींदारी थी पहले से और गांव में हमारे दादा प्रधान भी रहे, तो सब कुछ था। मतलब आप कह सकते हैं कि एक रिच फैमिली उस ज़माने के हिसाब से। तो पढ़ाई को उस ज़माने में थोड़ी अहमियत कम दी जाती थी और ये रहता था कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, क्या करना है तुम्हें नौकरी करके। लेकिन हमारे वालिद और हमारे बड़े चचा, बड़े पापा, हमारे छोटे चचा, सब ने ये डिसाइड किया कि वो गाँव की आबादी को, उस एरिया को छोड़ेंगे, कभी कभी जाएंगे और लखनऊ आके हायर एजुकेशन में कोशिश करेंगे कि उसमें जो बेस्ट वो परफॉर्म कर सकें। तो सभी ने अच्छा परफॉर्म किया और फादर हमारे गवर्नमेंट सर्विस में रहे। 2019 में उनका इंतकाल हुआ। तो अपनी पूरी ज़िंदगी वो हेल्थ डिपार्टमेंट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में तैनात रहे। लास्ट उनका रिटायरमेंट बाराबंकी से हुआ था जी। तो एक लखनऊ आने के बाद हम लोगों को वो आज़ादी तो नहीं थी जो शायद नगराम में रहती, क्योंकि लखनऊ में छोटे मकान थे और उस बैकग्राउंड को छोड़ के फादर हमारे यहाँ शिफ्ट हुए थे। तो एक हम लोग यहाँ पे आने के बाद एक मिडिल क्लास फैमिली में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि लखनऊ के अंदर रहना, यहाँ खर्चे ज़्यादा थे, छोटी फैमिली थी और गवर्नमेंट में सैलरी भी उनकी कम होती थी। तो उस ही दौरान हम लोग उसी के साथ बड़े हुए। जी। फिर एजुकेशन में जो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई?
देखिए मेरी जो स्कूलिंग हुई मेरा प्राइमरी कृष्ण कॉलेज से था, कृष्ण कॉलेज प्राइमरी से। जी। देन उसके बाद सेंट इंडियर से मैंने हाई स्कूल किया। माशाल्लाह। उसके बाद कृष्ण इंटर कॉलेज से इंटर, और फिर वहीं से मेरी बीएससी हुई कृष्ण कॉलेज से। उसके बाद आप प्रोफेशनल लाइफ में जब आए तो जाहिर सी बात एक जहन में ये रहता है कि फादर की गवर्नमेंट जॉब है और अब हमें अपना करियर शुरू करना है, तो क्या प्रोफेशनल स्टडी की तरफ आपने सोचा या किस तरह से अपनी ज़िंदगी को फिर आगे बढ़ाया? देखिए उस ज़माने में ये बात है 2000 में मैंने ग्रेजुएशन किया था, तो उस वक्त क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से भी थे और फाइनेंशियली बहुत साउंड नहीं थी फैमिली हमारी, तो उस ज़माने का जो मुझे याद आ रहा है कि जैसे आज की डेट में यूट्यूब और सोशल मीडिया अवेलेबल है, बहुत सारे काउंसलर अवेलेबल हैं, मतलब हमारी सोसाइटी में आज की डेट में लगभग हर दूसरा आदमी आपको गाइड कर सकता है कि आपको क्या करना चाहिए। आजकल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है बच्चों का बचपन में पता लगाने के लिए कि वो क्या कर सकता है, किस लाइन में जाना चाहिए। काउंसलिंग भी होती है। तो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, तो उस वक्त तो मुझे लगता है कि ऊपर वाला ही कोई रास्ता देता था और उसी पे आदमी आगे बढ़ता था। जी। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो उसी ग्रेजुएशन को करने के दौरान जैसे यंग लड़के होते हैं तो मुझे भी कुछ लोग मिले, तो एक सहारा का शो होता था, सहारा एयरलाइंस चलती थी उस समय जी। एक सहारा का शो होता था कार्टन होटल में, तो वहाँ पे एक अवार्ड होता था, फैशन शो था, उसमें मुझे किसी ने रिकमेंड किया, मैं गया, तो खैर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सहारा प्रिंस का अवार्ड मिला। जज़ाकल्लाह। उसके बाद सहारा श्री की जो वाइफ थी स्वप्ना राय मैडम, उन्होंने मुझे बुलाया, तो उस अवार्ड का ये प्राइज़ होता था कि आपको सहारा एयरलाइंस में जॉब मिलती थी। जी। बट क्योंकि मैं अंडर ग्रेजुएट था तो उन्होंने बोला कि बेटा ग्रेजुएशन कर लो फिर आना, लेकिन जब तक मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो उनकी एयरलाइन ही बंद हो गई, उसको शायद जेट ने टेक ओवर कर लिया था। तो उसके बाद फिर मुझे मिस्टर यूपी का अवार्ड मिला यहाँ पे मॉडलिंग में। तो ये 2 अवार्ड मेरे पास थे 98 और 99 के दौरान में। इसी सब अवार्ड के दौरान दिल्ली में एक फैशन शो हुआ, उस फैशन शो में मुझे एक शुगर केन इंस्टीट्यूट है तेलीबाग रोड पे, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके डायरेक्टर साहब थे डॉक्टर हरिनारायण शाही, वो चीफ गेस्ट थे वहाँ पे। तो होता है कि आफ्टर शो में लखनऊ के 2 लोग मिले, तो भाई आप तुम भी लखनऊ से, मैं भी लखनऊ से, कभी आना मिलना, तो उनसे हम लोगों की मुलाकात हुई। लखनऊ में मैं उनसे मिलता रहता था। तो एक फर्स्ट हम लोगों ने उनका विजिटिंग कार्ड प्रिंट किया था, तो वो मेरा पहला गवर्नमेंट ऑर्डर था और उसमें मुझे शायद 100 रुपये बचे थे, मेरी सेविंग थी 100 रुपये, तो उस 100 रुपये से मेरा 1 हफ्ते का पेट्रोल हो गया उसमें। मुफ्ती साहब मैं अभी इसी कंटिन्यू करता हूँ, सवाल मेरा जहन में आया तो मैं आपसे कर लेता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात हमारी जो फैमिली है, हम जिस पस मंज़र से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, और वहाँ पर चाहे वो कल्चर प्रोग्राम के नुयत हो या वो फिल्म हो, टेलीविज़न हो, इस तरह के प्रोग्राम के साथ जुड़ने में अलग तरह की एक वो होती है। क्या जब आपने मॉडलिंग शुरू की तो घर की तरफ से किसी तरह का कोई दबाव या इस तरह के ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर नहीं है करियर के लिए, तो इस तरह के कोई दबाव आया या कभी आपको किसी ने मना किया? घर से तो पूरा दबाव था और घर वाले पूरी तरह से खिलाफ थे, और मेरा भी इंटरनली इसको करने का बहुत मन नहीं था, लेकिन क्योंकि हम लोग सारा गंज में जो मैदान हुआ करता था कार्टन होटल, वहाँ वो लगता था एक आप कह लीजिए फेयर टाइप का, उसमें गए, किसी ने फॉर्म भर दिया, मैं स्टेज पे गया और इत्तेफाक से वो फर्स्ट प्राइज़ मिल गया। थोड़े दिन का जुनून रहा, 4-6 महीने का, उसी में मिस्टर यूपी मिल गया। लेकिन बाद में मैंने देखा कि ये लाइन नहीं थी अपने लिए, अपने मतलब की नहीं थी और अपनी तरह की नहीं थी, क्योंकि ये लखनऊ में और जिस हम लोग कल्चर या जिस कौम से आते हैं तो वहाँ ये सब चीज़ें नहीं सूट हो पाती हैं। तो बहरहाल फिर इसको छोड़ने का मन बन गया था 4-6 महीने के अंदर ही, और वो ऊपर वाले ने कुछ ऐसा रास्ता बनाया कि वो इसी से एक हमारा बिजनेस का रास्ता बना और ये अपने आप सारा छूट गया। जज़ाकल्लाह। अब मैं आपके उसी कंटिन्यू आता हूँ कि जब यहाँ से बिज़नेस शुरू किया तो आपने बताया कि वो विजिटिंग कार्ड से आपने शुरुआत की, यानी प्रिंटिंग प्रेस की तरफ तो वो फिर क्या हुआ उसके बाद? शुगर केन इंस्टीट्यूट एक है तेलीबाग में, जिसके डायरेक्टर हैं थे डॉक्टर हरिनारायण शाही साहब, तो वो मुझे दिल्ली में एक शो में मिले थे। तो जब उनसे हम लोगों की मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला लखनऊ में मैं डायरेक्टर हूँ आना, तो डायरेक्टर वगैरह मेरे लिए कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि एक आम बेरोजगार आदमी, यंग लड़का, उसको डायरेक्टर वगैरह क्या पता क्या होता है। तो खैर मैं उनके यहाँ जाता था तो उनका गार्ड वार्ड गेट खोल के मेरी मोटरसाइकिल को अंदर खड़ी कराता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो उनके हम लोग जाने लगे। एक बार वो किसी प्रिंटर को फ़ोन पर डांट रहे थे कि भाई कल मेरी मीटिंग है और मेरा कार्ड नहीं मिला अभी तक के। तो मेरा एक दोस्त करता था काम प्रिंटिंग का, तो मैंने कहा सर मैं करा देता हूँ, तो उनका कार्ड मैंने उसको दिया और करवा के दे दिया। जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा इसका पेमेंट ले लो, गवर्नमेंट का है, मेरी जेब से नहीं जाना, तुम ले लो। तो मैंने मना किया, फिर बोली गवर्नमेंट का, मैंने अच्छा ठीक है जब आपका नहीं है तो दे दीजिए। तो उसका पेमेंट मुझे हुआ समथिंग से 250 रुपये उस ज़माने में, तो उसमें मुझे 100 रुपये बच गए। अब 100 रुपये का मतलब था उस वक्त के बेरोज़गार आदमी के लिए 1 हफ्ते का पेट्रोल और लगभग रोज़ सुबह का कुछ ना कुछ मार्केट में खाने का नाश्ता। तो वो मेरे लिए काफ़ी था। 1 हफ्ता चला तो मुझे लगा कि अच्छा काम है, लेकिन अब क्या करें। तो फिर मैंने उनसे कहा कि सर कुछ और कार्ड छपवा दीजिए, तो उन्होंने अपने ऑफिस स्टाफ में कई लोगों के कार्ड प्रिंट करा दिए, तो उसमें मुझे फिर 1000 बच गए। वो मेरा 1 महीना चल गया, फिर ख़त्म हो गया। तो अब रोज़ तो कार्ड प्रिंट नहीं होता है,
फिर वहीं से मुझे लगा कि मुझे कुछ शायद प्रिंटिंग में ही करना चाहिए, इसमें काम ज़्यादा है। तो उन्होंने ही मुझे फर्स्ट बुक प्रिंट करने को दी। उसके लिए मुझे फादर ने 25,000 रुपीज़ का पहला कैपिटल दिया था, जो एक नगराम में उन्होंने ज़मीन बेची थी, उससे 25,000 रुपये उनको मिले थे। तो बहुत डरते डरते उन्होंने मुझे 25,000 रुपये दिए। अच्छा, बिज़नेस का भी घर में बड़ा विरोध था, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली या तो एग्रीकल्चर मतलब ज़मींदारी बेस्ड बिजनेस पे थी, एग्रीकल्चर हो रहा है, बटाई पे दे रखा है, और या फिर जो है ये सब सारे गवर्नमेंट सर्विस में थे। मतलब मुझे लगता है ख़ानदान में बिज़नेस उस ज़माने में कोई नहीं करता था। तो बिज़नेस का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ पूरी फैमिली में, जितने रिश्तेदार थे, घर वाले, कि भाई बिज़नेस में सब फेल हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तुम नौकरी करो। जी। अच्छा, नौकरी करने का माइंडसेट इत्तेफाक से मेरा कभी रहा नहीं शुरू से। तो शुरू से ही मन था कि कुछ अपना करना है, क्या करना है ये नहीं पता था। तो बस वहीं से बिज़नेस शुरू हुआ और फिर वो बढ़ता चला गया। अब आज हम लोग मुझे लगता है कि इंडिया में नंबर 10th पोजीशन पे है प्रिंटिंग प्रेस में, और ऊपर वाले की दुआ से काम सब ठीक चल रहा है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में गुफ्तगू, स्पेशल गुफ्तगू में हम इस वक्त रूबरू हैं जनाब सैयद वफ़ा अब्बास रिजवी साहब। वफ़ा अब्बास साहब के नाम से आज चर्चा है पूरी इस वक्त दुनिया में, कहा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए आपके कारनामे लोगों तक पहुंच रहे हैं। और हमारी आज खुशनसीबी है कि हम उनके कुछ उन पहलुओं को भी डिस्कस कर रहे हैं जो उनके शुरुआती दिन से हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। आइए कुछ और सवालात भी उनकी खिदमत में रखते हैं और इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने की सादत हासिल करते हैं। वफ़ा साहब, यकीनन अब ये दौर तो बहुत ही अहम होता है जहाँ से अब आप शरीक हयात, ज़िंदगी के जो एक बेटर हाफ है उसके साथ वो जुड़ाव किस तरह से हुआ, कैसे आपके साथ आपकी अहलिया ने जुड़ाव किया, और फिर बिज़नेस को आपने किस तरह से आगे अलग अलग मुख्तलिफ़ फील्ड में जिस तरह से काम कर रहे हैं वो किया? देखिए, मेरा जो भी आज की डेट में है, इसमें सबसे ज़्यादा रोल मेरी फैमिली और वाइफ का ही है, क्योंकि मुझे याद है कि फ़ादर ने मुझे कभी भी घरेलू कामों में नहीं उलझाया, बल्कि जब उनको लगा कि बिज़नेस ये कर रहा है और डेडिकेटेड है, तो उन्होंने मुझे पूरी तरह से फ्री रखा। किसी भी घरेलू जिम्मेदारी से आज़ाद रखा, रोज़मर्रा के कामों से फ्री रखा, वो खुद ही उसको मैनेज करते रहे, और पूरा उन्होंने मुझे टाइम दिया डेवलप होने के लिए और अपना पूरा 100% एनर्जी बिज़नेस में लगाने के लिए। इसके बाद 2005 में शादी हुई। शादी हम लोग की आपको पता है अरेंज मैरिज होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो बहरहाल अरेंज मैरिज हुई और वाइफ ने भी उसी मिशन के तहत जो है लगातार पूरा टाइम दिया, और बच्चों को बढ़ाने में, पढ़ाने में सारा 95% रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ रहती है, मेरे ऊपर खाली 5% लोड रहता है। जी। तो उसकी वजह से मेरा फोकस जो है टोटल बिजनेस पे रहा और उसको हम लोग डेवलप कर पाए। दूसरा, जो अभी सोशल एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं, इसमें भी पूरी फैमिली का बहुत रोल है, क्योंकि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो शायद मैं भी डे टू डे एक्टिविटी में उलझा रहता। तो आज उसमें से टाइम निकाल के जो हम लोग कर पा रहे हैं, तो ये फैमिली का पूरी होल सोल जो है उनकी मतलब जिम्मेदारी है। जज़ाकल्लाह। बिज़नेस टाइकून बनने के साथ साथ अब जो ये सोशल एक्टिविटीज़ शुरू हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, जो देखा है मीडिया के ज़रिए और लोगों की ज़बानी, हर ज़बान पे आपका नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं दुआ करता हूँ खुदारा इसकी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की आपको दे, इलाही आमीन। अब ये यहाँ से ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कैसे जहन में आया कि लोगों तक पहुँचा जाए? और आजकल एक इंसान जब काम करता है तो उसे अप्रिसिएशन चाहिए होता है, तो कैसे इस फील्ड में आए और कौन कौन हाथ है जो जिन्होंने आपके साथ जुड़ के आपके हाथों को मजबूत किया है? देखिए, एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये हमारे ब्लड में है कि हम लोग लोगों के सामाजिक सरोकारों में और उनकी हेल्प करने में आगे रहें। आपको याद होगा महाभारत में कर्ण थे, तो उनकी जान जाने वाली थी, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना कवच और कुंडल दान दे दिया। और हमारे शिया में और मुसलमानों में आपको पता ही है कि रसूलुल्लाह ने इस्लाम को आगे बढ़ाने में हज़रत खदीजा की, जनाब खदीजा की सारी दौलत कुर्बान कर दी, इमाम हुसैन ने पूरी फैमिली कुर्बानी कर दी। तो हमारा बेस रिलीजियस वाइज और सोशली जिस कंट्री से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो ये सारा कुछ टिका ही इस बात के ऊपर है कि हम लोग कैसे दूसरों की हेल्प करें जी। क्योंकि अपने लिए तो भाई जानवर एक अपने लिए सोचता है, एक इंसान अल्लाह ने बनाया इसीलिए है कि वो अपने साथ वालों के लिए भी सोचे जी। अच्छा, वैसे भी हम लोग इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में आते हैं मुश्किल से 50, 60, 70, 80, 100 साल के लिए हार्डली, उसके बाद कहीं ना वापस जाना है हम लोगों को। तो इन 60, 70, 80 सालों में कम से कम हम लोग जिनके साथ रहते हैं उनके साथ अच्छे से रहें, जो अपने हिसाब से जितनी हैसियत ऊपर वाला दे उसको बेटर तरीके से उनकी हेल्प कर सकें, और अपनी लाइफ स्टाइल सुधारने के साथ अगर उनकी भी सुधारने में हेल्प कर दें, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा तो इसका लाइफ का इस्तेमाल नहीं हो सकता। चलिए, सोशल एक्टिविटीज़ में अभी मैं जानना चाहूँगा, और नाजरीन भी इस बारे में, कि वो कौन कौन से जो कार्य नुमायाँ हैं वो आप अंजाम दे रहे हैं,
और क्या इस सोशल एक्टिविटीज़ में और क्या ख्वाब हैं जो आप इसको ऐड ऑन करना चाहेंगे? देखिए, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये हम लोग पहले भी करते रहते थे, बट पहले इस तरह से ऑर्गेनाइज वे में नहीं होता था। पहले आपने किसी को रिकमेंड किया, किसी ने किसी को भेजा, किसी की शादी, किसी की ब्याह, किसी के एजुकेशन में हेल्प, वो हम लोग करते थे, बिहाइंड द सीन करते रहते थे सारा। हमारे जो हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री हैं और हमारे जो सांसद हैं लखनऊ के, माननीय राजनाथ सिंह जी, इनसे हमारी मुलाकात कभी कभार लखनऊ के सांसद होने के नाते होती रहती थी जी। पिछले साल इन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे ये कहा कि देखो, मैंने तुम्हारे सोसाइटी में जितने भी लोग तैयार हुए और जिनको मैंने सपोर्ट किया, वो कहीं ना कहीं जिस काम के लिए उनको तैयार किया गया वो उससे हट गए। वो जो उनको मिशन था कि अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को, अपने शहर को आगे बढ़ाना, वो उससे हट के और तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए। कोई ठेके पट्टे में, कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, तमाम चीज़ों में, मतलब अपने पर्सनल कामों में लग गए और जिसके लिए उनको तैयार किया गया उससे वो हट गए जी। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में पता किया है और तुम्हारा रिकॉर्ड भी क्लीन है और तुम लोग सोशली काफ़ी एक्टिव भी रहते हो, तो अगर तुम अपने लोगों के लिए, मतलब लखनऊ के लोगों के लिए, हर गरीब के लिए, उन्होंने कहा पहला तो ध्यान रखना कभी किसी का नाम ना पूछना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो मिले उसकी मदद करना, और बड़े पैमाने पे गरीब जनता तक पहुंचो। जो गरीब लोग हैं, जो किसी न किसी वजह से एजुकेशन की कमी से या कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से गवर्नमेंट की स्कीम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, आप उनको एजुकेट करो, मोटिवेट करो और मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करो, ताकि सरकार के बढ़े हुए हाथों को वो थामे और उसको पकड़ के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं जी। तो उसी उनकी बात से इंस्पिरेशन लेते हुए हम लोगों ने शुरुआत करी। सबसे पहले कुछ हम लोगों ने स्वेटर बांटे पिछले साल दिसंबर में। अच्छा, बिज़नेस करते करते आदत ये है कि बीच के सारे चैनल हटा दीजिए और सीधे एंड के पास पहुँचिए। तो वही हम लोगों ने इसमें भी किया कि सीधे हम लोग गलियों में पहुँचे। बीच की जितनी भी टीम थी वो सबको बाईपास किया। उन गलियों में हम लोग पहुँचे जहाँ कीचड़ था, नालियाँ थीं और शायद में भी सीवर नहीं बना था, कहीं नाला जाम था, तमाम दिक्कतें थी। तो वहाँ जाके लोगों से बात करी तो कुछ लोगों का कहना था कि देखिए, आप स्वेटर तो हमें दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं, बहुत लोग देते हैं, कुछ ऐसा करिए कि जिससे हम लोग अपनी लाइफ में सुधार ला सकें। अब सोचा गया क्या किया जाए। तो हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने एडवाइस दिया कि आप चश्मे पे काम करो जी। तो चश्मा हम लोगों ने सिंबॉलिक तौर पे, एक लेडी थी निर्मला देवी, उनको दिया, वो मूर्ति बनाती थी जी। उनको दिया, और एक उस्तानी जी थी, वो बच्चों को कुरान पढ़ाती थी, बेवा थी, उनको दिया गया। ये दोनों से 10-15 दिन बाद दोबारा मिले तो इनका बहुत इन्होंने दुआएं दी और कहा कि बेटा, तुम्हारे निर्मला जी बोली कि तुम्हारे इसको चश्मा देने की वजह से अब मैं देर तक काम कर पाती हूँ और मेरे कुछ वर्किंग आवर्स बढ़ने की वजह से मेरे इनकम बढ़ गई। क्या कह रहे हैं? तो उस्तानी जी ने कहा कि जो कुरान पढ़ाने मुझे दिक्कत हो रही थी और मेरा काम छूट गया था, मेरी वही एक इनकम थी, तो वो भी मैंने दोबारा शुरू कर दिया है। तो इन दोनों की इनकम बढ़ी। तो हम लोगों को ये महसूस हुआ कि अगर हम लोग चश्मे के ऊपर एक बड़े पैमाने पे कैंपेन चलाएं तो लखनऊ के जो गरीब आबादी है, स्लम एरियाज़ हैं या ज़रूरतमंद लोग हैं, वहाँ तक जाएं और उनको चश्मा दें। एक चश्मा देखिए, एक आम आदमी के लिए लेने का मतलब है कि चश्मा लेने जाना, टेस्टिंग कराना, वापस लाना, ख़रीदना, लगभग 1000-1200 रुपये खर्च होता है। तो ये चीज़ अगर हम लोग उसके डोर स्टेप पे दे दें, उसके घर के बाहर कैंप लगाएं, वहीं उसकी जाँच हो, वहीं पर उसको चश्मा मिल जाए, तो उसकी लाइफ में काफ़ी सुधार आएगा। देखिए, अंबर फाउंडेशन के तहत हम लोगों ने 25,000 चश्मा बांटने का जो टारगेट रखा हुआ है, इसके तहत हम लोग 12,500 बांट चुके हैं। और आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि इसमें हमारे हिंदू भाई, शिया भाई, सुन्नी भाई, सभी लोग शामिल हैं और हम लोग समाज के सही तबके तक पहुंच पाए हैं। इस चश्मा बांटने के अलावा हमारे पास 3,000 मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराने का भी टारगेट है, जिसमें से अभी तक लगभग 600 पेशेंट रजिस्टर्ड हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी इसको देख रहे हों, अगर वो चाहें तो अपने रिश्तेदार, दोस्त, अपने पड़ोसी, अपने शहर के लोग, किसी को भी लखनऊ भेज के हमारी टीम से पहले कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा दें। हम उनका ऑपरेशन फ्री कराएंगे, टोटल फ्री होगा। जो कुछ हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल से टाई अप है, वहाँ पर उनका ऑपरेशन होगा और अभी तक लगभग 300 ऑपरेशन हो चुके हैं और बाकी लगातार होते जा रहे हैं। हमारा टारगेट इस साल का 3,000 है। इसके अलावा हम लोगों ने एक मिशन ये शुरू किया कि जो प्राइमरी बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के क्लास 1 to 8 के, प्राइमरी एजुकेशन के क्लास 1 to 8 के, इसमें जो लोअर तबका है, जो फाइनेंशियल वीकर सेक्शन है, इसके बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे थे, स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे थे पैसे की वजह से। तो हम लोगों ने ऐसे 20 स्कूल ढूंढे अलग अलग सोर्सेज से और वहाँ से उनसे बच्चों की लिस्ट मांगी जो ड्रॉप आउट हो गए थे या ड्रॉप आउट होने वाले थे, और ऐसे बच्चों की हम लोग 1,000 बच्चों की एनुअल फीस में सपोर्ट कर रहे हैं उनको। और साथ ही हमारी जो टेलीकॉलर्स की टीम है वो उनकी काउंसलिंग कर रही है बराबर कि वो अपने बच्चों की अटेंडेंस पूरी कराएं, क्योंकि हम लोग अगले साल उन्हीं बच्चों को लेंगे जो 75% अटेंडेंस पूरी करेंगे और प्लस जो सीट्स हमारी खाली होंगी उस पर नए बच्चे भी प्राइमरी एजुकेशन के लिए जाएंगे जी, इंशाल्लाह।
अब हम बात करते हैं उस एजुकेशन, उस इल्म को कि हर आदमी चाहता है कि हमारी तरफ से एक अच्छा ताउन लोगों तक हो, समाज तक हो। ख़ास तौर से आपका एक कैंपेन चला है कलेक्टर बिटिया के नाम से, और आपने किसी से कोलैबोरेशन किया है, और ये कोलैबोरेशन ये है कि बच्चियों को पढ़ाया जाए और उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो यूपीएससी में पीसीएस या डिफरेंट जो इस क्लास की सर्विसेज हैं उसको वहाँ तक पहुँचाया जाए। ये जहन में किस तरह से आया और कैसे इस पर अमल दरामद किया, और अभी जहाँ तक आपको लगता है तो रिज़ल्ट आने में ज़ाहिर सी बात तो वक्त ज़रूर लगेगा, कितना पॉजिटिव साइन आप रखते हैं इस मामले में? देखिए, कलेक्टर बिटिया एक ऐसा कैंपेन है जो हम लोग, आपको मैंने बताया कि हम लोग पहले भी करते रहते थे इस तरह का काम। यानी कलेक्टर बिटिया हमारा पहला साल नहीं है, इसके पहले भी हम लोग करते आ रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में। 22 में हम लोगों ने DIS के साथ मिलकर, DIS के मालिक हैं श्री विनय सिंह जी, देवरिया के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। इनके साथ मिलकर हम लोगों ने 2022 में पहला बैच लिया था, बट उस समय बजट कम था और बहुत बड़े पैमाने पर नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि पहला ट्रायल था। तो उस वक्त जो सिलेक्शन हम लोगों ने इंटरनल सोर्सेज से किया जी, जो अपने फ्रेंड सर्किल में और जानने वालों में फैलाया उस मैसेज को, तो हम लोगों को 72 लड़कियां मिली उस समय। लड़कियों को इसलिए लिया गया क्योंकि यूपीपीएससी जो एग्ज़ाम होता है यूपीपीसीएस के लिए, इसमें 20% रिजर्वेशन है, तो इसमें सिलेक्शन चांसेस हाई रहते हैं। दूसरा, एक लड़की जो है दोनों घरों को देखती है, अपने ससुराल को भी और मायको को भी, तो वो बेटर परफॉर्म कर सकती है और सोसाइटी को अपग्रेड करने में बहुत है, क्योंकि दो कल्चर को देख के आती है वो, जिसकी वजह से उसकी एनालाइज करने की क्षमता बढ़ जाती है चीज़ों को। तो जो बेटर एनालाइज करेगा वही बेटर रिजल्ट देगा जी। तो ये जो हम लोगों ने 72 लड़कियां सेलेक्ट किया था 2022 में, 2023 में उन्होंने एग्ज़ाम दिया, 2022 में एग्ज़ाम दिया था पिछले साल। तो उसमें से करीब 20-21 लड़कियां जो हैं ये सिलेक्ट हुई थी प्री के बाद मेंस में जी। इनका दिसंबर में भी मेंस और इंटरव्यू है, इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो मुझे लगता है जनवरी में, जैसा मुझे एक्सपेक्टेशन है कि शायद 4-5 लड़कियां उसमें से ऑफिसर्स वगैरह बन जाएंगी इस बार। तो वो जब बन के आएंगी तो जनवरी में हम लोग फिर आपके सामने उनको लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। तो उसी सिलसिले में जब इस बार हम लोगों ने एजुकेशन कैंपेन शुरू किया अमर फाउंडेशन के तहत, तो इस बार थोड़ा सा हम लोगों ने दायरा बढ़ाते हुए 300 लड़कियों का टारगेट लिया, जिसमें हम लोगों ने कई शहरों में कैंपेन चलाया, जौनपुर में, बाराबंकी में, जलालपुर, अम्बेडकर नगर। तो ये सभी जगह कैंपेन चला के हम लोगों ने फर्स्ट बैच किया था अक्टूबर 1 को, जिसमें 25 लड़कियां सेलेक्ट हुई के पैरामीटर पे। फिर एक 22 अक्टूबर को जिसमें लगभग 28 सेलेक्ट हुई। अभी हमारा तीसरा बैच 26 नवंबर को है जी। तो आपके चैनल के माध्यम से भी ऐसे पूरे यूपी के, पूरे हिंदुस्तान के रहने वाले ऐसे सभी लोग जो यूपीपीसीएस के लिए क्वालिफाई करते हैं, 21 से 40 साल एज है, वो यूपीपीएससी एग्ज़ाम का देख सकते हैं वेबसाइट पर जाकर उनकी एलिजिबिलिटी। जो भी एलिजिबल हैं वो चाहें तो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं इसके अंदर, और ये टोटली फ्री है। बस हम लोग ढूंढ रहे हैं ऐसी बच्चियों को कि जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके ऑफिसर्स बने और सोसाइटी को आगे बढ़ाने में अपने लेवल से भी हेल्प करें। चलिए, बहुत उम्दा मैसेज भी आपको हो गया, लेकिन क्या कोई जहन में कोई ऐसी बात है कि जो हमारे नाजरीन से आप शेयर करना चाहते हैं और वो आपकी बात अपने जहन में रख के और अपने बच्चों की उसी तरह से नशोनुमा करें और उस तरह से तालीम को आगे बढ़ाएं? देखिए, मेरा जो मैंने पढ़ा और जितना मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो मैंने महसूस किया कि पिछले जो 1857 की जो लड़ाई हुई थी, उस समय मदरसों का और मुस्लिम उलेमा का और धर्म गुरुओं का एक बड़ा रोल था उस आज़ादी की लड़ाई में। इस बात को अंग्रेज़ों ने समझा और उस समय के जितने भी बड़े उलेमा थे सबको फांसी पर लटका दिया गया। लगभग 30-40 साल मदरसे बंद रहे। तो जब ये मदरसे बंद रहे और दोबारा खुले तो एजुकेशन सिस्टम उस दौरान अंग्रेज़ों ने बदल दिया था और वो हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका था। और हमारे जो सेकंड बैच में जब मदरसे खुले 38 साल के बाद लगभग, तो उस दौरान जो नया सिस्टम आया तो हम लोग पुराने पे ही रह गए। सिंदबाद की कहानी पढ़ाते रहे, अलादीन की कहानी पढ़ाते रहे और दीनी तालीमों में रह गए, जिसकी वजह से जो नए बच्चे तैयार होना शुरू हुए उस ज़माने के, वो नई कंपटीशन में नहीं आ पाए। उसमें से कुछ लोग आए, कुछ परसेंटेज आई, 5%, 6%। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो था हमारी कम्युनिटी से, सभी मुस्लिम से, वो सारा पीछे रह गया। तो अभी हम लोगों की कोशिश ये है कि हम लोग दीनी तालीम ज़रूर हासिल करें, लेकिन दीनी तालीम के साथ साथ हम लोग दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ें, ताकि तमाम सर्विसेज हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS, PCS, उसमें आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो परसेंटेज बहुत कम है। उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट हर लेवल पे सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, तमाम सोशल लोग रहते हैं, वो भी काफ़ी अपनी तरफ से हेल्प करते हैं। केवल आप लोग अपने बच्चे को पढ़ाने में वक्त उसका लगाइए,
उसको घर के कामों में या किसी और पैसे कमाने के कामों में ना लगाएं, क्योंकि अगर एक बच्चे को आप केवल और केवल अपने स्टडी के टारगेट पे लगाएंगे और उसको उस 100 रुपये की इनकम से बचाते हैं जो आप उससे कमाना चाहते हैं या कुछ लोग कमाते हैं, वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है लाखों करोड़ों रुपए का। वही बच्चा आगे चल के जब बिजनेसमैन बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो वो आपको भी कमा के देगा प्लस पूरी सोसाइटी के लिए वो यूज़फुल होगा। एक तो ये था। दूसरा मेरा ये कहना था कि देखिए, गवर्नमेंट से दूरी ना बनाइए। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पर्सनल रीज़न और डिफरेंट चीज़ों को लेके गवर्नमेंट से दूरी बनाते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपके सामने 2 कंट्री के समय बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। एक है आपका गाज़ा और एक है आपका यूक्रेन। आप महसूस करिए कि इन दोनों के सपोर्टर्स बहुत सारे बोले जाते थे पहले, लेकिन जब एंड ऑफ द डे इनके साथ चीज़ें हुई तो कोई भी सपोर्ट करने नहीं आया। तो इस बात से आपको ये समझना होगा कि हमारा देश ही हमको बचाता है। हमारे देश में हमारे हिंदू भाई बहन, हमारे सिख भाई बहन, हमारे सब लोग जो भी हम देश के हिंदुस्तानी हैं, वही एक दूसरे को बचाएंगे और वही एक दूसरे को मजबूत करेंगे। ऐसे कोई भी लोग जो आपको मिसगाइड करते हैं, जो आपको तमाम पुरानी बातें याद दिलाते हैं, आपके ज़ख्म कुरेदते हैं, वो असल में आपके दोस्त नहीं, आपके दुश्मन हैं। असली दोस्त वो होता है जो ज़ख्म पे मरहम लगाए और आपको आगे बढ़ने के लिए बोले। देखिए, आज़ादी को 75 साल हो गए, लेकिन आज भी जब हम लोग चश्मा बांटते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ सैकड़ों लोगों की लाइन लगती है। तो ऐसी नौबत क्यों आई है हमारे पास? हम चश्मा बांटने वाले होने चाहिए, लेकिन लेने वाले। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी कोशिश है कि हम आप लोगों को गवर्नमेंट के साथ जोड़ें। गवर्नमेंट के सारे बड़े जो हमारे ओहदेदार हैं उनके साथ आपकी मीटिंग कराएं, और आप लोगों में से जो भी लोग चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट के साथ बैठ के अपनी बात रखना चाहते हैं किसी मुद्दे पे, वो हमसे कांटेक्ट करें। हम उनको टॉप लेवल पे मिलाएंगे और आपकी बात रखने का पूरा प्लेटफॉर्म देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वफ़ा अब्बास साहब। यकीनन वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम में गुफ्तगू, और हमसे महव गुफ्तगू थे जनाब वफ़ा अब्बास साहब। हम कोशिश करेंगे कि पूरी बात आप तक पहुँचाई जाए ताकि आप मुस्तफ़ीज़ हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे यूट्यूब सेगमेंट में जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में अगले किसी और शख्सियत से रूबरू होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।